नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना दवा साकार। बंद न करतो एक तारीख साथ खाई लेवानी है। आज शुक्रवार, शनि, रवि ने सोम। नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के इस सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा सत्र तकरीबन बीच में अभी हमने स्थगित रखा है इसको। हमारे संभाषा के मॉडरेटर वैद्य अरविंद पाठक जी के पिताश्री का देहांत हो गया था। इस कारण से कल हमने संभाषा और अन्य सभी सत्र स्थगित किए और आज से हम सभी अपने सत्रों को निरंतर और नियमित रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम अपने सत्रों को निरंतर और नियमित रूप से ग्रो करेंगे। हरिहर साहब कैसे हैं आप? हरिहर जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत लग रहा है आप मरीज देखने में व्यस्त हैं। मजा में साहब बहुत ठीक हूँ। ठीक है, पेशेंट देख रहे हैं लग रहा है। कल तो मैं बाहर था, सर के पिताजी का वो देहांत का समाचार मिला, बहुत दुख हुआ। जी 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 हम सब भी बहुत काफी दुखी हुए। अब लेकिन ये क्या है कि ये नियति है और इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है। और क्या कहते हैं, जैसे हम लोग जो है अभी तो जो भी आया है इस दुनिया में उसे एक दिन जाना ही जाना है। पर ये है कि मतलब माता पिता को खोना एक बहुत बड़ा दुख का एक समय होता है, दुख की घड़ी होती है। और जीवन में बहुत अनमोल होते हैं हमारे लिए माता पिता। कहते हैं कि आप गुरु के ऋण से तो ऋण हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के ऋण से आप ऋण नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से माता पिता का साथ होता है और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो है वो साथ छूटना बड़ा दुखदायी होता है। तो हरिहर साहब कोई केस अगर हो तो आप बता सकते हैं। कोई केस अगर बताना हो तो आप बताइए। कोई केस आपने ठीक किया हो तो बताइए। मुझे लगता है कि आज सभी लोग को उम्मीद नहीं थी कि हम संभाषा सत्र को दोबारा चालू करेंगे। ऐसा ही लगता था सर। लेकिन हमने कहा कि सो मस्ट गो ऑन, हमें कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारे माता पिता भी कहते हैं कि आपको अपने कर्म में निरंतर पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी से हम आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से जो है। और ये सब हम वैद्यों को आगे शिक्षा दे करके, बढ़ा करके, ज्ञान बांट करके हम लोग जो है इस प्रकार से काफी लोगों को तरक्की में हम लोगों के काम आ सकते हैं। चलिए आज मैं आपको कुछ मैं ही बताता हूँ। आप आए हैं तो आज यहाँ पर लोग ज्वाइन कम हैं। शायद मुझे लगता है कि लोगों का आज समय थोड़ा सा उनको अंदाजा नहीं था कि आज संभाषा स्टार्ट कर देंगे।
देखिए ज्वर के बहुत मरीज अभी आप लोगों के पास आ रहे होंगे। आई होप दैट बहुत सारे रोगी जो है वो ज्वर के आ रहे होंगे, फीवर लेके आ रहे होंगे। गीता पटेल जी का स्वागत है। तो हम क्या ट्रीटमेंट दें? निश्चित रूप से ज्वर की जो चिकित्सा बताइए, ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तु पाचनम ज्वरांते भेषजम दद्यात् ज्वर मुक्ते तु विरेचनम। यानी किसी भी प्रकार के ज्वर में मैडम का भी स्वागत है। अंजना मैडम नमस्कार। हमने कहा आज हम जो है हमने हमने अपने संभाषण सत्र को पुनः स्टार्ट कर दिया है। वैद्य अरविंद पाठक जी के पिताजी का देहांत हुआ, हम सब शोकाकुल हैं। बता रहे थे कि वही एक प्रकार से माता पिता के ऋण को ऋण नहीं किया जा सकता। गुरु के ऋण को ज्ञान बांट के तो हम ऋण हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन हमें शो को आगे बढ़ाना है। हमें यही माता पिता भी कहते हैं भाई आप अपने कर्म करते रहिए, तभी उनकी जो उद्देश्य की प्राप्ति होगी, जिसलिए उन्होंने हमें जो है इस लायक बनाया है। निश्चित रूप से दुख होता है और हमने बिल्कुल उस दुख से बाहर भी आना है। तो मैं यही कह रहा था हरिहर साहब कि ज्वर के आजकल बहुत रोगी आ रहे हैं, तो सबसे पहले लघु आहार देते हैं, फिर हम थोड़ी सी आम पाचन की औषधि देते हैं, फिर हम जो भी ज्वर है उसको डायग्नोज करके हम उसकी औषधि देते हैं। समन औषधि। मंगला जी का भी स्वागत है। मैं केवल आपको एक माहौल बना रहा हूँ, फिर निश्चित रूप से आपकी ये संभाषा और लास्ट में ज्वर मुक्ते तु विरेचनम ऐसा कहा गया है। तो मैं इसमें से कुछ चीजें आपको, एक्चुअली मेरे पास आज एक बहुत अच्छी, एक आपके पास अगर पुस्तक ना हो तो शायद आप जानते होंगे, एक वैद्य सहचर करके एक पुस्तक है, तो पंडित विश्वनाथ जी द्विवेदी ने लिखी है और ये वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन से प्रकाशित होती है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इस पुस्तक में आपको इमरजेंसी, आयुर्वेद में इमरजेंसी कैसे मैनेज करें इसके बारे में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये पुस्तक आपको मिल जाती है। आप, मैंने इसको अमेजोन से या फिर किसी लिंक से मैंने मंगाया है। इस पुस्तक के बारे में ही मैं आपको आज बता रहा था। ये पुस्तक हर वैद्य के पास होनी चाहिए। ये वैद्य सहचर नाम की पुस्तक है, वैद्य सहचर। अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको कैमरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है वैद्य सहचर। एक मिनट में इसको अपना, ये वैद्य सहचर करके एक पुस्तक है। एक मिनट में वर्चुअल हटाता हूँ। एक मिनट, ये आप देखिए, वैद्य सहचर करके एक पुस्तक है। इट इज वेरी, बहुत अच्छी किताब है ये आपके पास होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास ये पुस्तक भी हो। तो शशि तिवारी जी स्वागत है आपका। रेणु जी, गीता पटेल जी। शशि तिवारी जी, आपको आपका एमडी में सिलेक्शन हो गया है तो बहुत, आप कॉलेज सर्च कीजिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काउंसलिंग होगी आपको, और वहाँ आप अपना अप्लाई करके अपना एडमिशन लीजिए। रेणु जी और गीता जी, प्रवीण जी, मैडम है यहाँ पे, कुछ आपके गायनी से रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मैडम से जी। कोई सवाल है आप लोगों के? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? देखिए तो अनम्यूट कर पा रहे हैं शशि तिवारी जी, प्रवीण कश्यप जी, अनम्यूट हो रहा है। तो कोई सवाल, कोई प्रश्न है, या फिर मैडम आज आपको कुछ विषय पे, मैडम आप कुछ इनको आज बताइए कुछ, क्योंकि ये लग रहा है प्रश्न नहीं पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी विषय पर आज आपका व्याख्यान हो जाए थोड़ा। जी सर नमस्कार सर। जी सर बिल्कुल सर। आप किसी विषय पर आज जो है वो जी सर। जो सबके इंटरेस्ट का हो उस पे आप कुछ जो है आप बताइए, फिर तभी ये लोग थोड़ा सा इनको माहौल बनेगा जी। ठीक है सर, ठीक ठीक है। तो मैंने आपको होस्ट बना दिया है, शशि तिवारी जी आपको जी होस्ट है। तो मैडम जो है कुछ बताएंगी आपको आज। मैडम के माध्यम से आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर भी ये लाइव जा रहा है और यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपको इस ज्ञान का वर्धन होगा। मैंने मैडम को होस्ट बना दिया है। मैं फेसबुक से सेशन को देखता हूँ जी। मैडम जी सर। नमस्कार सर। जी सर। हाँ, तो कुछ हम लोग आज थोड़ा चरक से ही पढ़ाई करते हैं। थोड़ा सा जो जिस तरह से अभी हमारे आयुष दर्पण का थोड़ा गमगीन माहौल है। हम लोगों ने पिताजी को खोया है, अभी सर ने माता जी को भी खोया था, तो थोड़ा बहुत हम लोग के मन में सब में बहुत कष्ट है और इस कष्ट को हम लोग व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सही है कि हमारा एक भी बंदे को कोई भी कष्ट होता है तो हम लोग सभी उबरने में हम सभी को भी समय लगेगा।
बस इसी कंडीशन में मेरा मन कर रहा था, अभी मैं थोड़ा चरक खोल के बैठी ही थी। शशि मैम आप सुन रहे हो ना? तो शशि मैम आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम, क्लियर है, बोलो। खतरा सर, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आवाज है मैम। ठीक है मैम। आती है आवाज। पढ़ते हैं आज थोड़ा सा चरक सूत्र स्थान का। हाँ ठीक है सर। चरक सूत्र स्थान का हम लोग जो है इस समय त्रिअक्षरीय अध्याय ना, त्रिअक्षरीय अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा, इसकी इसकी काफी अच्छे से डिस्कशन किया है। क्योंकि कुछ हमारे यहाँ का माहौल भी इस तरह से चल रहा है कि अभी हम लोग बहुत खुश नहीं है, सब लोग, हम सब जानते हैं, सबके मन में बहुत दुख है। और थोड़ा हमारे आचार्य चरक इस बारे में क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो इसके बारे में हम लोग एक बार फिर से, सभी ने पढ़ा होगा लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आज आज के दिन ये वाला चैप्टर पढ़ा जाए। तो मेरे पास इसकी चक्रपाणी की व्याख्या है और मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपके बारे में थोड़ा आपको हिंदी में पढ़ के बताती हूँ, बाकी फिर हम लोग इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। जी है, उन्होंने स्पेशली बताया है, जब हम चरक अध्याय जो है इसका नाम ही है अर्थात ये जो त्रियेष्णी नामक अध्याय का हम व्याख्यान करेंगे, भगवान आत्रेय ने कहा। और उसमें उन्होंने स्पेशली बताया है अर्थात जो भैंसिज के हित का प्रभाव से प्राप्त आरोग्य की रक्षा करने के लिए जो भी विधियां प्राप्त की जा रही हैं, या जो भी हम प्राण परिपालन के साधन, क्या वर्ड आया है देखिए, प्राण परिपालन, जो हमें रोगी की रक्षा करनी है, रोगी के प्राणों की रक्षा करनी है, उसके लिए जो भी साधन है, और उन साधन के द्वारा जो धन, साथ में धर्म प्राप्त करने के साधन। यह तीन बातें बहुत अच्छी बताई है कि पहले हमने क्या करना है कि ये 9वें और 10वें अध्याय को अगर हम थोड़ा देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि चतुष्पाद भेषज के विषय में उन्होंने वर्णन बताया है। और जब आ गया है तो उस चतुष्पाद भेषज से हम आरोग्य की रक्षा कैसे करेंगे, और प्राण परिपालन के साधन क्या है, धन अर्जित करने के साधन क्या है, और धर्म प्राप्त करने के साधन क्या है, इन तीन ऐसा रूप विवरण का प्रतिपादन करने के लिए त्रिऐषणी अध्याय बताया गया है। तो सब त्रिऐषणा शब्द ही हम सब लोग जानते हैं कि इसमें लगभग 6 प्रत्यय लगाए गए हैं, और इतना भी जाके त्रिऐषणा बनता है। और ऐशना, ऐशना से हम लोग सभी जानते हैं, ऐशना का मतलब होता है कि इच्छा। ये जो हमारे मन, जैसे उन्होंने बताया कि प्राण परिपालन के जो साधन है, या फिर धन अर्जित करने के जो साधन है, धर्म प्राप्त करने के जो साधन है, इन मार्गों को हम प्राप्त करेंगे तो हम ऐशना के आधार पर इस त्रिअक्षरीय अध्याय या त्रिअक्षरीय मार्गश्च, इन्होंने एक बढ़ाया त्रिअक्षरीय मार्गश्च, ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया है कि त्रिविध ऐषणाएं इस जगत में, जिस पुरुष का मन, ज्ञान, पौरुष और पराक्रम, मतलब जिसका मानसिक बल नष्ट नहीं हुआ है, जो इस लोक में और परलोक चाह रहा है, उनको 3 ऐषणाएं हमेशा रखनी चाहिए। और वो ऐषणाएं हम सभी जानते हैं, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। तो क्योंकि इस श्लोक से थोड़ा सा वो होता है, इसलिए हम एक सिंपल उसका जो सार है वो पढ़ना चाह रहे हैं। और सार में यह है कि जो चक्रपाणी जी का यहाँ मतलब है, वो साफ साफ चक्रपाणी जी कहते हैं कि जब हम ऐशना की बात करते हैं, या परलोक की बात करते हैं, या प्राण की बात करते हैं, जब प्राणेषणा हुई, धनेषणा हुई और परलोकेषणा हुई, तो ये प्राण क्या है? प्राण अर्थात जीवन, जीवन को दीर्घ करने वाले रोगों से अनुपत, मतलब जिसमें रोग ना उत्पन्न हो, और जीवन जो हो वो एक स्वस्थ जीवन हो। तो उस स्वस्थ जीवन को जो रहने की हमारी इच्छा है, सभी की इच्छा है, तो हम चाहेंगे कि हम इस लोक में भी परलोक में भी इस तरह का रोग रहित जीवन जिए। तो ये हमारी मेन जो है वो प्राणेषणा होनी चाहिए। और प्राण जीवन जिएंगे जहाँ कोई भी रोग नहीं होगा, तो वही जीवन जो है वो दीर्घ जीवन को प्राप्त होगा। और यही प्राणेषणा के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। और अगर हम थोड़ा सा संस्कृत पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा इसमें दिया है, पौरुषम शरीरम बल, पराक्रमस्तु शौर्याख्यम मानसम बल। मतलब साफ साफ बता रहे हैं कि अगर आपका जो बल है वो पौरुष से तात्पर्य है कि आपका जो जन्म जन्मांतर, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि इस लोक और उस लोक, दोनों के में आपका जो जीवन है, या जो जिस तरह से भी आप जीवन यापन करते हैं, दीर्घ जीवन के लिए आपको रोग से रहित रहना बहुत जरूरी है। उस प्रकार दीर्घ जीवन
जीवन की साधना करना ही, ये जो रोग स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीवन की साधना करना ही प्राणेशना कहलाएगा। इसी प्रकार जिन उपायों से व्यक्ति धन उपार्जन करता है उसे धनेशना कहते हैं। परलोक के उपकार के लिए जिन उपायों का व्यक्ति आश्रय लेता है उसे परलोकेशना कहते हैं। मतलब अभी जैसे बात हुई कि अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम धन भी कमाना अगर सही ढंग से, धन को भी जो कमाना है वो भी एक सही ढंग से कमाएंगे, जो हमारा सद्व्रत है, सद्विचार है, हमारा जो धर्म का रास्ता है उसके आधार पर बनाएंगे, तो वो धनेशना जो है वो और प्राणेशना वही हमको परलोकेशना को भी जो है वो अच्छे से प्राप्त करा सकती है। इन्होंने ये भी बताया है कि काम का साध्य, शरीर की संपत्ति अर्थात स्वास्थ्य की उत्तमता और धनागम की उत्तमता, ये अगर दोनों पे हम कंसंट्रेट हो जाते हैं तो फिर परलोकेशना की प्राप्ति भी हमें अच्छे से हो सकती है। प्राणेशना के बारे में अगर हम और डिटेल पढ़ते हैं तो प्राणेशना में इन्होंने बताया है कि सबसे पहले नंबर 1 पे प्राणेशना ही क्यों रखी गई है। ये हम सब समझते हैं कि प्राणों के छूट जाने पर सब कुछ छूट जाता है, प्राण है जो है वो सबसे आधार है, इसलिए प्राण के छूट जाने पर सब कुछ छूट जाता है। तो हमें प्राणेशना के लिए, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, जब हम चरक की बात करते हैं या कोई भी हम संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो पहले स्वास्थ्य रक्षण अर्थात हमें स्वास्थ्य के रक्षण के लिए जो उन्होंने पूरे उपाय बताए हैं, दिनचर्या का सेवन करना है, ऋतुचर्या का सेवन करना है, स्वस्थ व्रत का सेवन करना है, तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आप पहले स्वस्थ जो है स्वस्थ रहने के लिए आपको दिनचर्या और आपको ऋतुचर्या, आपको सद्व्रत, आपको स्वस्थ व्रत, इन सब का पालन करेंगे तो हमें कोई रोग नहीं होगा, और अगर कोई रोग होगा भी तो वो रोग शांत हो जाएगा। तो स्वस्थ व्रत और रोग शांति, ये दो चीजें इन्होंने बहुत स्पेसिफिक बताई हैं। तो इसीलिए प्राणेशना को प्रथमेशना भी माना गया है कि मनुष्य में प्राणों की रक्षा करना ही जो है वो इस जगत में रहने का सबसे उत्तम लक्ष्य है। चाहे पहले अपने प्राणों की रक्षा करना, और अगर हमें क्या भगवान धन्वंतरी की सेवा करने का मौका मिला है तो हमारा बहुत दायित्व बढ़ जाता है कि हमें कहते हैं ना कि सर्वभवन्तु सुखिनः, सभी लोग की सुखी होने की कामना करना एक वैद्य का परम। इसके पश्चात उन्होंने बोला कि प्राणेशना के प्रथम पालन के पश्चात इसमें जो 3 ऐसाओं में से पहले दूसरी सबसे अंत में बताइए, वो सभी हम जानते हैं। तो प्राणेशना के बाद अगर हम दूसरी ऐसा की बात करते हैं तो वो है धनेशना। और प्राणेशना के बारे में बहुत अच्छा है, इन्होंने ये भी बोला है कि जो प्राण शब्द का प्रयोग है वो जीवन के लिए किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जनरल भाषा में किसी भी जनरल आदमी को अगर हम समझाते हैं तो हम जानते हैं कि अगर जीवन तभी माना जाता है जब उसमें प्राण है। जैसे अभी सर ने एक वर्ड लिख दिया था, हमने सब लोगों ने पढ़ा था कि जब मैं आईसीयू में गया तो ना हार्ट बीट थी, ना जो है वो रेस्पिरेटरी रेट था। तो सीधी सी बात है कि हम जनरल भाषा में यही मानते हैं कि अगर जीवन तभी है जब उसमें प्राण है। और हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो हमें 10 प्राणायतन का वर्णन बताया गया है। वो प्राणायतन का मतलब है कि जहाँ प्राण प्रतिष्ठित रहता है वो प्राणायतन कहलाता है। और वो एक वर्ड में आया है, बहुत सिंपल वर्ड में आया है, दशेव आयतन यहु प्राणा यशु प्रतिष्ठिता शंखो मर्म कंठो शुक्र ओजसो गुदम। तो ये अगर आप देखना चाहेंगे तो चरक सूत्र अध्याय में वर्णन आया है। तो ये जो प्राण आयतन है, शंखो मर्म त्रयम बात बताई गई है। और उसके बाद जो है मैंने बोला अभी, ये श्लोक यहाँ नहीं है, मेरे को याद आया तो मैंने आप लोगों के सामने बोला है, शंखो मर्म त्रयम गुदम शुक्र ओजसो गुदम। तो मैं देख के और बता देती हूँ, अध्याय 30 में इन्होंने बताया है। तो ये 10 प्राणायतनों पे बहुत अच्छे से वर्णन आया है। कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी माना है आचार्यों का, वो है। लेकिन इन 2 शंख हम सभी जानते हैं, हृदय हम सभी जानते हैं, गुद को माना गया है, नाभि को माना गया है, बस्ती को माना गया है, हृदय को माना गया है। इस तरह से 10 प्राणायतन है। और यहाँ इन इन सब जहां जहां प्राण का अधिष्ठान है उन सारे अंगों की रक्षा हमको बहुत अच्छे से स्पेशली करना चाहिए। तो प्राण अनुपालन, एक बार ये भी आया है कि प्राण के अनुपालन साधन से प्राण की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जो 10 प्राणायतन बताए हैं उनको कुछ विशेष स्थान माना है और कुछ विशेष स्थान दिया गया है। इतना आप लोगों ने पढ़ा, किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ बताना है तो थोड़ा बताइए, अच्छा लगेगा। और लोग का भी कुछ आवाज आएगी तो, या फिर किसी को टॉपिक चेंज करना है तो वो भी बता सकते हैं प्लीज थोड़ा, नहीं तो फिर मैं नाम लेके बोलती हूँ कौन बोलना चाह रहा है।
हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ मैम मैम बताइए। आप हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप हाँ कीजिए आगे। आप ही बताते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं ठीक है आप। मैम, मैं यही पूछ रही थी कि मतलब अगर किसी को टॉपिक चेंज करना हो तो वो बता सकता है, मैं चेंज भी कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि मेरा मन कर रहा है आज थोड़ा सा इस तरह का पढ़ने का, क्योंकि जी सभी जी लोग हम लोग का मन थोड़ा सा डाउन है, जी सब लोग हम लोग इस समय, तो इसीलिए मैंने हाँ ये जी, बात। ठीक है मैम, ठीक। हाँ जी तो मैम, ठीक इसके है बाद मैम, हम, आप हाँ कंटिन्यू। इसके बाद, हाँ प्राणेशना के बाद हम लोग धनेशना की बात करते हैं। जो बात आती है वो यह है कि हम कैसे, किस तरह से, क्योंकि प्राण अगर हम रखना है या प्राणों को हमें जीवित रखना है, इस जीवन को जीवित प्राणों के साथ रखना है, तो धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है वो धन को प्राणेष्णा के बाद रखा गया है। बिना साधनों के दीर्घ जीवन व्यतीत करना, मतलब अगर हम धन हमारे पास नहीं है तो शायद हमारा जीवन भी उतने अच्छे से व्यतीत नहीं होता है। ये आचार्य शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि जीवन अगर हम सफल, सुखद और स्वस्थ चाहेंगे तो हमें कुछ तो धन की आवश्यकता अति जरूरी ही पड़ेगी। तो धन कमाने के साधनों का जो उपदेश बताया गया है, जैसे जो प्राचीन काल में, क्योंकि हमारी संहिताएं बहुत पुरानी हैं, तो उन्होंने उसके कमाने के साधन बताए। जैसे मैंने अभी 2-3 वर्ड बताए थे आपको कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम जीवित रहने के हमारे पास क्या क्या साधन है। उन साधन में हमें खेती करना है, हमें पशुओं का पालन करना है, हमें वाणिज्य वाणिज्य व्यापार बताया है, और चौथा बताया है राजा की सेवा। और इसको अगर हम आज भी देखते हैं तो ये चारों ही मेन आज भी जीविका उपार्जन के साधन माने जाते हैं। किसान खेती करते हैं, बिना खेती, कोई भी अगर खेती ना करे या गेहूं चावल अन्न की पैदा ना करे तो शायद हम लोग का सभी का जीवन जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि बिना अन्न के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। पशुओं का पालन जो कि आज भी एक अच्छा व्यवसाय है, और गो पालन वगैरह पे आज भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है सरकारें, और अच्छी बात है। वाणिज्य हम सभी जानते हैं कि जो अपना अपना बिजनेस करते हैं, और राजा की सेवा का मतलब साफ साफ है कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या किसी भी तरह की सर्विस कर रहे हैं। तो इस तरह से यही आज भी पुराना, कितने पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन धन कमाने के उपाय आज भी हमको लगता है यही मेन चार हैं, चार यही स्तंभ है, और इसी ढंग से जो है वो कमाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य सज्जन पुरुषों से अनिंदित, मतलब ऐसा कार्य होना चाहिए जिसकी निंदा नहीं हो, मतलब धर्म को साथ में रहते हुए ही हमें पैसा कमाने के लिए जीविका को रखना है, जो कि अनिंदित होना चाहिए। वो जो भी कार्य किए जाते हैं वो मनुष्य उसके द्वारा भी, अगर उसका धनेषणा ठीक है या धनेषणा का मार्ग ठीक है, जो धर्म का साधन है, धर्म से वो धनेषणा प्राप्त करता है या धन प्राप्त करता है, तो वो दीर्घायु प्राप्त करता है और उसका जीवन तिरस्कार रहित होता है। ये इसलिए दूसरी धनेषणा की व्याख्या की गई है। और धनेषणा प्राणेषणा के पश्चात इसीलिए ही बताई गई है कि प्राणेषणा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और पाप कार्य से मुक्त होकर हम अगर अपना जीवन यापन करना चाहेंगे तो धनोपायन, मतलब धन के उपकरण के उपायों को, किस तरह से धन को जो है वो एक हमें कमाना है या धन को एकत्र करना है या धन को बढ़ाना है, यही एक धनेषणा का। तो कहीं अध्यापन बताया है, कहीं उन्होंने कुछ वर्णन बताया है कि धन की समृद्धि भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम धन बहुत अच्छे से कमा रहे हैं और उसके बाद हम धन को उस तरह से संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। तो ये तो हमारे सभी लोग हम जानते हैं कि धन जिस हिसाब से धन को कमाया जाता है उसको भी कई भागों में बांटा जाता है, खर्च करने के लिए अलग, इमरजेंसी के लिए अलग, और बच्चों की पढ़ाई और बाकी खर्चों के लिए अलग। तो इस तरह से बिना एक वर्ड आया है जो हमारे आचार्य चक्रपाणी जी ने लिखा है, अन्नवमतः अनविज्ञातो बहुमान गृहित यदि आवत, अर्थात बिना अपमानित हुए यानी अधिक सम्मान से युक्त व्यक्ति दीर्घ जीवन को जीता है। अर्थात दीर्घ जीवन को वही धारण करता है जो धन को धार्यति, मतलब धन का ग्रहण भी करता है, धन को कमाता भी है और धन को संभाल कर भी रखता है। दीर्घ जीवितम जीवती, मतलब ऐसे ही प्राणेषणा और धनेषणा के बारे में इन्होंने वर्णन बताया है। अब तीसरी जो बताई है वो परलोकेषणा बताई है। मातरम पितरम चाय के मन्नते जन्म कारणम स्वभाव परिनिर्माण यदृच्छा चापरे जना। बहुत बड़ी बात बताई है कि परलोकेषणा की बात जो के विषय में जो संदेह बताया गया है कि मरने के पीछे जन्म होगा या नहीं होगा, संशय क्यों है। एक क्वेश्चन जो संहिताओं में पूछा जा रहा है, उस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो परलोकेषणा की बात करते हैं
तो उसमें सबसे पहले क्या है कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष से जानने योग्य वस्तु को ही मानते हैं और परोक्ष को नहीं मानते। ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को मानेंगे और परोक्ष को नहीं मानेंगे, क्योंकि परोक्ष आंख से दिखाई नहीं देता। और ये नास्तिक मत को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। दूसरे अगर वेद उपदेश की हम बात करते हैं तो वो कुछ कुछ हमारे ऐसे कहना चाहिए कि मत है जो कि पुनर्जन्म को मानते हैं। तो श्रुति की भिन्नता के कारण पुनर्जन्म में भी संदेह माना जाता है। कुछ मनुष्य जन्म का कारण माता पिता को मानते हैं और कोई जन्म का कारण स्वभाव को मानते हैं। जो हमारे यहाँ पूरे सिद्धांत आए हैं, कुछ नास्तिक सिद्धांत है, कुछ आस्तिक के आस्तिक वर्णन आए, तो उसी के संदर्भ में इन्होंने बताया है कि जैसे मैंने अभी पढ़ा कि मातरम पितरम चाय के मन्नते जन्म कारण, माता पिता ही जो है जन्म का कारण बताया गया है। तो इस तरह से जो है, और कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं। तीसरे समस्त जगत को तीसरा जो है वो जगत समस्त जगत का कारण ही मानते हैं कि जन्म अगर है तभी हमारा ये जगत चल रहा है या ये सृष्टि चल रही है। और उसके अलावा ये दृच्छा, एक चौथे लोग जो बताया है कि अपने आप बिना कारण के ही जन्म हो गया है, ये दृच्छा कहा जाएगा। या इसमें जो है इस तरह से इन्होंने 4 कारण बताया कि माता पिता मातरम पितरम चाहे के मन्नते जन्म कारण, और तीसरा स्वभाव है, स्वभाव परिनिर्माण, और यह दृश्य मतलब हुआ कि चौथे लोग कहते हैं कि ये एक जो है वो चक्र है, वो चक्र चलता रहता है। तो हम किधर किस तरफ जाते हैं ये अलग है। और ये हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे चरक संहिता जो है वो खाली जैसे कहते हैं ना, कभी कभी इतना अच्छे से आध्यात्मिक वर्णन आता है कि इसको पढ़ने के बाद बहुत शांति मिलती है। चिकित्सा में इससे सर्वोपरि कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमने चरक जयंती भी बहुत अच्छे से मनाई है और हमारा हमने एक टॉपिक रखा था थोड़ा चरकस्तु चिकित्सते। तो उसका उसका तो कहना चाहिए कि जो इन्होंने चिकित्सा दी है उसके सामने आज हरिसन भी, और उसमें भी उस तरह के वर्णन नहीं मिलते हैं। लेकिन जो अगर हम इसका आध्यात्मिक पक्ष देखते हैं तो भी बहुत शांति मिलती है पढ़ के। तो इस यहाँ पे इन्होंने जो परलोकेशना की बात की है, तो परलोकेशना के बारे में इन्होंने बता भी दिया है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है उसको मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं जो अप्रत्यक्ष है उसको भी मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि कारण के कारण ऐसा होता है। तो इस सारे में सारी बातें इन्होंने बताई हैं। और इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो फिर हम लोग जो है वो उसमें जाएंगे। इसके बाद ही हम एक छोटी सी बात बताते हैं कि अब जो नास्तिक के बुद्धि, मतलब कुछ जो नास्तिक विचार ज्यादा रखते हैं, आस्तिक और नास्तिक हम सब जानते हैं 2 तरह से होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि संशय की बात है, इसको यहाँ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत थोड़ा है अगर हम सच में देखें, और अप्रत्यक्ष ज्ञान बहुत है, जिसको आगम शास्त्र अनुमान और युक्ति से जाना जाता है। जैसे हमने कहा ना, हम लोग अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है प्रमाण भी 4 होते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष कहते हैं, अनुमान कहते हैं, उपमान कहते हैं और युक्ति कहते हैं। तो ये साफ साफ बताते हैं कि अगर हम प्रत्यक्ष जो बात देखते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बहुत कम ज्ञान है, और अप्रत्यक्ष जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं समझ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो बहुत ज्यादा है। और वो हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञात भी होता है। इंद्रियां अपने आप में अप्रत्यक्ष है। वो कहते हैं हम इंद्रिय अधिष्ठान तो जानते हैं, लेकिन इंद्रिय हम कहाँ इंद्रिय हम देखते हैं। हम आंख को आंख नहीं देख सकती, नाक को नाक नहीं देख सकती, कान को कान नहीं सुन सकते, लेकिन इंद्रिय अधिष्ठान को हम जानते हैं। इसलिए हम ये एक कहना चाहिए, एक सबके पास पता है कि हमारे पास पंच ज्ञानेंद्रिय जो है वो पंच ज्ञानेंद्रिय न होगे, पंच ज्ञानेंद्रिय अधिष्ठान है, और उन अधिष्ठान में इंद्रियां जो है वो रहती हैं। तो ये इस तरह से एक तरह देखा जाए तो ये है तो अप्रत्यक्ष, इंद्रियां भी अप्रत्यक्ष हैं। और ये अप्रत्यक्ष ज्ञान की बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि अप्रत्यक्ष ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ज्ञान जो है, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान भी हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं, जाने अनजाने, लेकिन करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत डिटेल वर्णन है और बहुत सूक्ष्म रूप में बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। प्रत्यक्ष तो है ये जो हम आंखों से देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है ही है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि हम लोग कहते हैं कि हम नास्तिक है, परलोक नहीं है, ऐसा पुनर्जन्म नहीं है। तो इस तरह से बहुत लोगों के मन में कई तरह के मत होते हैं, और फिर लोग कुछ कहते हैं कि धर्म विरोधी बातें होती हैं। तो इसलिए ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं कह रहे, सब शास्त्र कह रहा है। और ये अध्याय 11 का ये श्लोक है 7वां, उसकी टीका मैं पढ़ रही हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने ये भी बता दिया है कि परलोक है नहीं है, इसको कुछ लोग अनुचित कहते हैं, कुछ लोग उचित कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है, अप्रत्यक्ष कुछ नहीं है। लेकिन जनरली लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण निर्दुष्ट ज्ञान को उत्पन्न करता है,
आचार्य चरक कहते हैं, चक्रपाणी की टीका के द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान निर्दुष्ट ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता है, और उसी प्रकार आगम शास्त्र अनुमान आदि प्रमाण भी निर्दुष्ट ज्ञान की उपलब्धि में साधन होते हैं। इसलिए पुनर्भव प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इस आधार पर इसके अस्तित्व को ना मानना अनुचित है। यही इस प्रसंग का तात्पर्य। उनका मतलब यह है कि आप जो देख रहे हैं, आप जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो ज्ञान है, वो आप मान रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इस प्रत्यक्ष के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप, ठीक है आप प्रत्यक्ष को मानिए है, लेकिन प्रत्यक्ष के अलावा भी आप प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आपकी इंद्रियां, जो आपका अनुमान, जो आपका उपमान, किसी न किसी तरीके से आप उसको ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और उसके आधार पर ये सृष्टि चलती है। इसके अलावा इसलिए पुनर्भव प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, परलोक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने आंखों से नहीं देखा, या बहुत ज्यादा उसके लिए हम कहते हैं प्रूफ नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वो सब भी है। प्रत्यक्ष का अविषय होने पर भी अन्य वस्तुएं प्रमाणों से सिद्ध होती हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि प्रत्यक्ष तो है ही है, उसके बाद अगर कुछ प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अविषय है, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण होते हैं जिससे ये चीजें सिद्ध होती हैं। प्रत्यक्ष इंद्रियों से ज्ञात होने वाली वस्तु है, जैसे हमने घट देखा, पट देखा, ये तो हमने डायरेक्ट देख लिया है ना। और अगर उसके जो कि दूसरी बात उन्होंने बोला कि इंद्रियां जो अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। जैसा कि इंद्रियोपकरणीय अध्याय में भी आचार्य ने बताया है कि अनुमान प्रमाण से इंद्रियां बहुत गम्य होती हैं, लेकिन इंद्रियां हैं ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रत्यक्ष का और अप्रत्यक्ष का बताया है। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण, प्रत्यक्ष कैसे कैसे प्राप्त नहीं होता है। जैसे उन्होंने बताया कि हम काजल लगाते हैं आंखों में, तो हम अपना काजल खुद नहीं देख पाते, तो ये बहुत अधिक सन्निकट है, मतलब बहुत अधिक पास है, इसलिए नहीं देख पाते। या फिर अति दूर कहीं आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है, बहुत दूर उड़ रहा है, तो भी हम उसके नहीं देख पाते। हम इस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में मानिए सोफा सेट पड़ा है, तो हम दीवार इसके पीछे पड़ा है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो रखा है ये हम भी जानते हैं। तो इंद्रिय के कभी कभी हमारी इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, वो भी हमारा जो वो हमको प्रत्यक्ष दर्शन कराने में जो है वो प्रभावी नहीं हो पाती हैं, मन स्थिर न होने से। बताया ही गया है इंद्रिय, इंद्रियार्थ, मन, और जो है इसके अलावा इंद्रिय, इंद्रियार्थ, मन, इसको अगर इनका संयोग नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर इंद्रिय निर्बल हो गई, मन हमारा जो स्थिर नहीं होगा, तो इस तरह से भी हमको कभी कभी एक साथ दो विषयों में हम जो है लगेगा, या हम कंफ्यूजन में रहेंगे, या हमें लगेगा कि ये चीज कंफर्म क्यों नहीं हो रही है। समटाइम्स जैसे उन्होंने बताया कि मध्याह्न में सूर्य की किरणों द्वारा तिरस्कृत नक्षत्राती, मतलब नक्षत्र, अभी शाम जब होती है, जब सूर्य कहना चाहिए कि उनका अस्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद तारे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं, या ये भी है कि वो सूर्य हमें दोपहर में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो सूर्य, वो तारे वहां होते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों के द्वारा वो तिरस्कृत नक्षत्र के द्वारा बताया गया है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सब सामने है, लेकिन अति सूक्ष्म है। जैसे हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं, वो हैं, लेकिन हमें उसके लिए फिर माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया है कि प्रत्यक्ष इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये ऐसी चीजें भी 100% सही नहीं है, इसमें भी डिस्कशन के पॉइंट्स रह जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में बहुत अच्छे से एक धारणा बताई है, जो कि हम लोग को बीच बीच में उसके बारे में ध्यान देते रहना चाहिए। अब बाकी इन्होंने इसका, इन लोग का बहुत उस तरह का आया है जो कि हम अभी पढ़ रहे थे कि माता पिता से ही हो रहा है, या ये इसका कारण क्या है जन्म का, इसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। लेकिन मैं प्रत्यक्ष की जो बात कर रही थी, प्रत्यक्ष में जो सबसे अच्छा उन्होंने बताया था कि आत्मा इंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, अर्थात जैसे कोई भी चीज हम देख रहे हैं, या कोई भी चीज का साक्षात दर्शन हो रहा है, तो उसके लिए मैंने बोला इंद्रिय, इंद्रियार्थ और मन, लेकिन साथ में आत्मा, आत्मा इंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात, मतलब आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ, ये जब चार चीज,
मतलब जैसे हमारा मन है, मन के साथ आत्मा भी, जैसे हम ये जैसे कहते हैं ना कि हम किताब जरूर सामने रखें, इस समय भी अगर हम मन से किताब नहीं पढ़ेंगे, या हम चरक संहिता को कहना चाहिए कि अपने मन के साथ, जहाँ मन आत्मा का भी स्वरूप है वहां आत्मा भी जुड़ी है, मतलब हमारा यहाँ पूरा 100% कंसंट्रेशन है, हम आंखों से देख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हम वर्चुअली आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह का जो एक सहयोग हो रहा है, तभी हम कुछ ज्ञान उत्पन्न कर पा रहे हैं या हम देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण की दे रखी है। प्रत्यक्ष प्रमाण में उन्होंने साफ साफ बताया है कि यहाँ पे संयोग है, समवाय है, फिर उन्होंने और उसका भी अर्थ बताया है कि संयुक्त समवाय क्या है, संयुक्त संवेद समवाय क्या है। इसे हम लोगों ने पढ़ा है, काफी डिटेल है, लेकिन ये साफ साफ बताते हैं कि अगर हमें किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना है या प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करना है, तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो हमें उत्पन्न होने वाले अनुमान ज्ञान और स्मृति ज्ञान की जो परंपरा से आत्मा, इंद्रिय, मन और विषय के संयोग से प्राप्त होता है, उसको उसको पृथक किया जाता है। मतलब उनका है कि आत्मा आदि चारों वस्तुओं का जब संयोग होगा तो प्रत्यक्ष का कारण होगा। जैसे हमें बताया ना, आत्मा, इंद्रिय, मनोअर्थानाम, आत्मा, इंद्रिय और मन और आरती, इनका चारों का सन्निकर्ष होगा तो ये प्रत्यक्ष का कारण होगा। इस तथ्य से इंद्रिय और विषय के संयोग से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है या हमको प्राप्त होता है। और सुख दुख आदि विषय का भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है। जैसे उन्होंने बोला कि हमारा मन अगर क्या क्या जैसे इस क्या सुख और क्या दुख है, जैसे कि जब बहुत बड़ा कष्ट आता है तो मन खुद ही कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन दुखी है। जैसे इस समय हमारे अरविंद सर के साथ जो कंडीशंस है उनका, उसको हम साफ समझ रहे हैं, या हम लोग भी कहीं ना कहीं उनके दुख में कहीं थोड़ा भी भागीदार है। तो कहीं ना कहीं सुख और दुख जो है वो मन का विषय माना है और मन ही उसमें प्रवृत्त होता है, किंतु इसमें आत्मा आदि चारों वस्तुओं का संयोग नहीं होता। अब इन्होंने यह साफ बता दिया कि जब सुख और दुख होता है तो वहां आपका आत्मा भी नहीं मिलेगी आप, और उनका इंद्रियार्थ से जो हमने बताया कि आत्मा, इंद्रिय और उसका अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन मन का जो सुख और दुख है वो खाली मन के विषय बताए हैं। मन का आत्मा से संयोग होता है, किंतु इंद्रिय और विषय का संयोग नहीं होने से प्रत्यक्ष का लक्षण सुख और दुख आदि के ज्ञान में अनुपयोगी है। मतलब कि प्रत्यक्ष का लक्षण इसमें नहीं लगता है। जैसे हम सब सोच रहे हैं कि उस दिन सुबह सुबह हमारे यहाँ लेक्चर चल रहा था, सर ने अचानक बोला, जो भी लोग उस समय प्रेजेंट थे उस वाले में, सर ने अचानक बोला कि हम लोग पढ़ रहे थे, संहिता ग्रंथ चल रहा था, अष्टांग हृदय का पाठ चल रहा था, और मुझे लग रहा है अश्वरी चिकित्सा चल रही थी, और उसमें सर पढ़ा रहे थे, हम लोग उसके साथ जुड़े थे। अचानक उन्होंने कहा कि मेरे को आईसीयू से फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। हम लोग सब, क्योंकि सभी सर से जुड़े थे और हमें पता था कि सर के पापा आईसीयू में एडमिट है, तो कहीं ना कहीं सबके मन को एक अचानक से भय आया, दुख आया कि सर को अचानक आईसीयू में क्यों बुलाया गया होगा। और मेरे अंदर की बात तो ये थी कि मेरा 10-15 मिनट बाद ही फोन मन किया कि सर को मैं फोन करूं कि सर आप सब ठीक है ना। लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशंस भी ऐसी होती है, मन ने भी कहा कि नहीं अभी रुको सब ठीक होगा, सर से बाद में बात करते हैं। तो इस तरह का कहीं ना कहीं जो दुख, जो हमारा मन और आत्मा का संयोग हुआ और हमें कुछ फील हुआ कि शायद वहां पे कुछ गलत हो सकता है या कुछ दुख की फीलिंग आई, या वो एक उसमें हमने प्रत्यक्ष कुछ नहीं देखा, हमने वहां पे हमारा सामने वहां पे सामने कुछ नहीं था, लेकिन मन में कहीं इस तरह का एक घबराहट कहिए या दुख की भावना थी। तो ये इस तरह के लक्षणों की बात चल रही है। ऐसे एक एक प्रमाण बहुत अच्छा है जो कि हम लोग अक्सर सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन डिस्कस करने में कुछ नहीं जाता, वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब उन्होंने साफ साफ बताया है कि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जहां जहां उन्होंने बोला है कि मतलब उसमें हम परोक्ष अनुमान लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों समय में परोक्ष का अनुमान लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आ धुआं हो रहा है ना, अगर दूर से कहीं धुआं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अग्नि होगी तभी धुआं होगा। या एक और एग्जांपल जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर गर्भ बना है या गर्भवती स्त्री है तो मैथुन कर्म का ज्ञान किया जाता है। तो इस तरह से ये अनुमान प्रमाण है कि हम एक तरह से उसको कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि धुआं धुआं हो रहा है, अरे बाप रे वहां तो इतना ट्रांसफार्मर जल गया, मतलब वहां पे आग लग गई है या वहां धुआं हो रहा है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वन्य निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्। मतलब इसके अलावा भी एग्जाम्पल है कि इसी प्रकार जब अतीत काल का ज्ञान अगर हम देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वृक्ष बड़ा हो गया,
तो इसका मतलब है कि बीज वहां बोया गया था और वहां वृक्ष लगा। तो इस तरह का उन्होंने अनुमान प्रमाण की बहुत अच्छे से वो दी गई है। अनुमान के बिना लाइफ शायद नहीं होती, मुझे लगता है हर एक्सपेक्टेशंस हो या किसी भी चीज के लिए हम कुछ ब्रिज बनाते हैं या किसी चीज के लिए भी हमारे अंदर चिंतन या मनन होता है, तो वो अनुमान प्रमाण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जो सामने है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसके बाद अगर दूसरा कोई प्रमाण होता है तो वो अनुमान होता है। और हमें लगता है कि बहुत कुछ अनुमान पे डिपेंड रहता है। तो इनका कहना था कि अनुमान है क्या। तो अनुमान के लिए सबसे पहले कि उन्होंने बोला कि स्मरण, एक अनुमान अगर हम कोई भी चीज का लगाते हैं तो उसमें स्मरण एक सहायक लक्षण बताया है आचार्य चक्रपाणी ने। और इसीलिए उन्होंने उसको ग्रंथकार ने जो त्रिविधम सबसे 3 प्रकार का अनुमान बताया है, उसी तरह से उन्होंने 3 प्रकार के एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे मैंने बताया कि अग्नि का उन्होंने दिया, धूम और अग्नि का दिया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि बीज वाला भी उन्होंने बताया और गर्भ वाला भी बताया। तो इन्होंने तीन तीन तरह के उन्होंने वो भी बताए हैं, और उसके बारे में उन्होंने बहुत वो जो है डिटेल बताया है कि अनुमान। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जैसे हम क्योंकि गायनिक के हैं तो गायनिक में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ध्रुवम चतुर्णाम सान्याद गर्भ, है ना। मतलब कि ये ध्रुवम अटल है कि जब तक सन्निकर्ष नहीं होगा। किसका सन्निकर्ष नहीं होगा? ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज। मतलब जैसे कि अब बरसात का महीना चल रहा है या बरसात चल रही है तो वहां पे हम लोग धान्य उत्पत्ति कराते हैं। मीन्स कि हम लोग बरसात मिल रहा है तो वहां पे हमारी अग्नि वो हमारी भूमि तैयार हो रही है, वहां पे जल मिल रहा है, भूमि उपजाऊ हो रही है, वहां हम बीज लगाएंगे और वहां पे जो है वहां अच्छी फसल होने की संभावना होगी। ठीक उसी प्रकार उन्होंने उसका एग्जाम्पल गर्भोत्पत्ति से बताया है या गर्भ संभव सामग्री से बताया है कि अगर गर्भ की उत्पत्ति हम चाहते हैं या गर्भ हो तो हमें एक अच्छा क्षेत्र चाहिए, हमें अच्छा काल चाहिए, ऋतु काल चाहिए, क्षेत्र हमें कहते हैं। मानिए हम स्त्री के शरीर को ही ले लें तो स्त्री शरीर भी पूरा तरह से स्वस्थ होना चाहिए, और उसके पश्चात उसका स्पेशली आर्तव्य स्रोत से वो पूरी तरह से व्याधि रहित होना चाहिए। तो ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज, अम्बु का मतलब हम जानते हैं कि स्वस्थ महिला होगी तो रस धातु भी बहुत अच्छे से बनेगी, और जब अच्छी रस धातु बनेगी तो अच्छी से जो है अंतःपुष्प और बहिःपुष्प अच्छे से तैयार होगा, और वो फिर एक गर्भिणी जो है वो एक अच्छे गर्भ को कहना चाहिए पोषण दे पाएगी। और बीज का मतलब हम सब जानते हैं कि वो पुम बीज और स्त्री बीज की बात करते हैं। तो ये अनुमान है, मतलब कि इन्होंने कितने अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे इसका वर्णन किया है कि हम जो पानी, हल, बीज और ऋतु इन चारों के संयोग से अन्न उत्पन्न होता है। इन्होंने इनका जो श्लोक है वो इस तरह से है, जल कर्षण बीज जतुर संयोगात सस्य संभवा युक्ति छठ धातु संयोगात गर्भणाम संभव था। अर्थात जहाँ पानी है, जहाँ हल है, जहाँ बीज है, जहाँ ऋतु है, इन चारों के संयोग से अन्न उत्पन्न होता है। उत्तम क्षेत्र में समय पर उत्तम बीज पानी से सींचकर बोने से अनाज उत्पन्न होता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश और चेतना, मतलब ये जो षड षड जो गर्भ तैयार होता है, षड धातु युक्त जो गर्भ तैयार होता है वो भी इसी प्रकार बताया जाता है। और एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि जैसे कि जब हम दही बनाते हैं तो जैसे हम उसका मंथन करते हैं, है ना, दही चलाते हैं उसको, उसमें दही को लेके, और उसमें जब हम मंथन करते हैं दही का, तो दही का जो मंथन करते हैं, एक दही हो गया और मंथन हो रहा है, मतलब जो जिसे कहते हैं कि हम जिससे मंथन कर रहे हैं, और एक मंथन करने वाला हो गया। जब इन तीनों का संयोग होता है तभी कुछ कार्य का निष्पादन होता है। एक और एग्जाम्पल बताया है चतुष्पाद, चिकित्सा के चारों अंग। अगर चिकित्सा के चारों अंग ठीक से नहीं, रोगी पाद चतुष्टया, मतलब उसमें उन्होंने बोला है कि सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले उन्होंने चिकित्सक को माना, उसके बाद उन्होंने औषधि को माना, रोगी को माना, और उपस्थाता मतलब जो हमारे असिस्टेंट होते हैं, जिसे चाहे हम नर्सिंग भी बोल सकते हैं या पैरामेडिकल बोल सकते हैं, इन चारों के सहयोग से ही एक अच्छी जो है हम चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही डिटेल का वर्णन आया है हमारे चरक में, और ये मैंने एक सारांश बताया कि किस किस तरह से इन्होंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, और एक युक्ति प्रमाण में भी इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारण योग जान युक्तिस्तरा काला सगेया त्रिवर्ग साध्यते यथा। अर्थात जो बुद्धि बहुत प्रकार से बहुत कारणों से उत्पन्न होती है, मतलब अब हमारे माइंड में क्या चल रहा है,
कभी कभी किस कंडीशन के हिसाब से हम सभी जानते हैं कि हम अलग अलग सोचने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा एक सा ही सोचें। कभी कभी गुस्सा भी बहुत अच्छे से आता है, कभी कभी हर चीज बहुत साधारण सी लगती है, कभी कभी मन करता है कि नहीं आज इस चीज को करना है, बहुत मनोयोग से करना है। तो ये बुद्धि भी इन्होंने बताया है कि बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारण योग जान, मतलब ये जो बुद्धि है बहुत प्रकार के कारणों से उत्पन्न होती है और उसको बहुत पदार्थों का भी ज्ञान होता है। और वो बुद्धि जो होती है वो युक्ति कहलाती है। और ये बुद्धि तीनों कालों के विषय को देखती है और धर्म अर्थ काम इन इन तीनों से जो है ये पुरुष इन तीनों पुरुषार्थों को बुद्धि सिद्ध करती है। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने अब यहाँ बता दी कि आप कुछ नहीं करते, आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आपकी बुद्धि है, वही आपसे सारा काम करवाती है। तो ये सब कार्य कारण भाव क्या है, कार्य उसके अलावा जो है कार्य कारण भाव जो है उसको सिद्ध करने का योग्य है या वो सिद्ध करने के योग नहीं है। संकेत काल अनुभूता, अर्थात कि जो संकेत काल हमको मिल रहा है उसके अनुभूत हम ये कार्य कर रहे हैं या उसके उसके विपक्ष में हम ये कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा विषय इन्होंने पूरा डिटेल बताया है। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों की बात सुनूंगी क्योंकि बहुत देर से आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। इसको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ बस मैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि आचार्य चक्रपाणि ने बताया कि बुद्धि अर्थात युक्ति जो है वो बुद्धि का मतलब उन्होंने बोला है कि बुद्धि इत्यादि वचन से युक्ति का लक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया। जो बुद्धि भावों को देखती है अर्थात उसे अपने ज्ञान का विषय बनाती है, वे बहुत कारणों के योग से संभव होती है। उनका मतलब ये कि जिस तरह के वो भावों को देखती है उस तरह ही आप कहते हैं ना कि आप जितना बाहर जाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना चरक संहिता पढ़ेंगे, जितना आप पेशेंट देखेंगे, जितना संभाषण अटेंड करेंगे, जितना आपस में डिस्कशन करेंगे, जिस तरह से जब भी करेंगे उसी तरह से वो बुद्धि के भाव युक्त होते हैं और फिर वो युक्ति की तरह वो आपकी आपकी जो है कार्य को कराने में साधक होती है। ये यहाँ पे कहने की बात है और ये मुझे लगता है एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। लोग कहते हैं ना कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो अरे ये चरक है, लेकिन हकीकत ये है कि जिसको हम जितनी बार पढ़ते हैं चरक उतना ही हम लोग की सहायता भी करती है और हमें लगता है कि उतनी ही प्रैक्टिकल भी लगती है कि ये सही बात है। अगर हम कम देखते हैं तो हमारे पास विजन कम होता है। अगर हम जितना ज्यादा अपने आप को समर्थ पाते हैं, जितना ज्यादा हम अपने आप को एक्टिव पाते हैं, जितना ज्यादा हम काम करते हैं, हमको लगता है शायद हम उतना ही अच्छा आगे के लिए भी कर पाते हैं। अब अपने कुछ कुछ विचार प्रस्तुत करिए आप लोग। मुनीश मैडम थोड़ा सा बताइए कुछ, थोड़ा फ्री हो तो बताइए। मुनीश मैडम, शशि मैडम, मंगला मैडम, मोनिका मैडम, थोड़ा सा बोलिए आप लोग। नवजोत मैडम। जी मैम प्रणाम। ये जो जी अभी जी आप पढ़ा रहे थे कि वो था ना कि प्रत्यक्ष में बाधक हेतु या जो चीजें नजर नहीं आती सन्निकृष्ट जी। विपरीत पदार्थ हाँ विज्ञान में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, याद है। हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ पूरा हाँ आठों तो नहीं याद रह गए थे, इतना याद था कि हाँ भाई बहुत पास है तो नहीं दिखेगी, कोई चीज दूर है तो नहीं दिखेगी, किसी चीज के ऊपर आवरण लगा है तो भी नहीं जी दिखेगी, जी। और हमारी इंद्रियों की दुर्बलता है तो भी नहीं दिखेगी। बट शायद 8 हेतु होते थे ना मैम। हाँ मैम, लेकिन उसका ना जैसे हम ये जानना, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, जैसे एक पेशेंट हम्म हमारे पास आता है ना, तो कभी हम्म कभी हम किसी उसकी व्याधि को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाते हैं, लेकिन युक्ति रूप में हम उस व्याधि की डायग्नोसिस बना सकते हैं, है ना। हम्म मतलब हम्म अगर वो तो बहुत अच्छी बात है, पदार्थ में इन्होंने इतना अच्छा दिया, वो भी सब चरक को ही बना के पदार्थ का बेस दिया है, हम्म सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट। लेकिन कुछ चीजें जो हमें प्रत्यक्ष दिख रही हैं, लेकिन हम्म मेरा मतलब कहने का था कि वो खाली प्रत्यक्ष ही नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें बहुत कुछ कहना चाहिए बुद्धि के माध्यम से समझना पड़ता है। और हम्म वो हम तभी समझ सकते हैं जितना हम क्या कहना चाहिए कि मेहनत करते हैं, या जितना हमारा विजन क्लियर होता है, जितना हम उसमें डूबते रहते हैं, जितना जी उतराते हैं। जैसे हम लोग लगातार संभाषण अटेंड कर रहे हैं, या हम्म लगातार हम आप्त वचन सुन रहे हैं, लगातार हम चरक पढ़ रहे हैं, लगातार हम मरीज देख रहे हैं, ये जो कहते हैं ना अनुभवी हमारे शिक्षक हैं, या अनुभवी हमारे चिकित्सक हैं, या हमारे सीनियर हमारे हमारे जो टीचर्स हैं, तो हम लोग कभी कभी पढ़ते थे तो सोचते थे ना कि सर को इतना सारा कैसे है, क्या है? तो ये बुद्धि है। मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से तो हम देख रहे हैं सर आए, हमें अष्टांग लिया या हमें ये पढ़ाया, लेकिन जो अंदर छुपा है ना,
जो कहते हैं कि सर बॉडी के अंदर सर के छुपा है, या जो सर कहना, कुछ बातें ऐसी होती है कि सांकेतिक होती हैं और उसको हम अपनी बुद्धि से कितना समझ पाते हैं। या जैसे अब हम बड़े हो गए तो हम चरक को एक लाइन में, चरक को हम चाहें तो 2 घंटा चरक की उस एक लाइन पे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, उसके मर्म को समझ रहे हैं ना मैम। तो मेरा मतलब बस ये था कि उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप, कि जो कह दिया वो तो है, जो पेशेंट ने कंप्लेन बता दी वो तो है, लेकिन उसके बाद जो हमारा उसके मन से, मतलब पेशेंट के साथ जो हमारा सहयोग हो रहा है, पेशेंट की प्रॉब्लम के साथ जो हम जुड़ रहे हैं, या जो हमारी बुद्धि हमें युक्ति पूर्वक जो हमें सिखा रही है उसके उस बीच में, और फिर जो हम डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी इसी अनुमान या इसी अध्याय में जुड़ा हुआ लग रहा है। मेरे को ये ऐसा लगा, आज फील हुआ। जी इस मैम। बारे में बता दें। अंजना मैम सर नमस्ते। जी मैम, हाँ नमस्ते मैम। जी मैम। हाँ मैम, हाँ नमस्ते मैम, बोले प्लीज। नमस्ते। मैम आपने बहुत अच्छा बताया सन्निकृष्ट और विपकृष्ट हेतु का। जी ये हम ना जी मैम। क्लिनिकल में मैम इसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे जितने भी स्किन डिजीज वाले आते हैं ना हमारे पास जी पेशेंट सर जी मैम, जी उसमें क्या है कि उनकी जो वो जो अपनी कंप्लेंट लेके आते हैं वो ये लेके आते हैं कि मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, या इसमें ओजिंग हो रही है, या मेरा कितने दिन से ये घाव है ये ठीक नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह से वो जनरल कंप्लेंट लेके आते हैं, ठीक है। जी लेकिन जी जब जी हम उनकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें जो है उनमें सन्निकृष्ट भी मिलता है और विपकृष्ट हेतु भी मिलता है। जैसे बिल्कुल। अगर हम किसी किसी स्किन डिजीज को देख के ना ये समझ में आता है कि इसको कोई क्रॉनिक स्ट्रेस चल रही है, 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए, या फिर जी जो है उसकी वजह से इसकी स्लीप डिस्टर्ब है, या इसका खाना डिस्टर्ब है, या इसको जो है कुछ और प्रॉब्लम चल रही। तो जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं और जब हमसे पूछते हैं कि कुछ ऐसा है क्या कि जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, या कोई और तकलीफ है, तो हमको समझ में आता है कि हाँ या तो फैमिली में जो है किसी की डेथ हुई है, या तो जो है कोई और बहुत क्रॉनिक इलनेस फैमिली में चल रही है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट जो है ना वो स्ट्रेस जो लेवल है वो बॉडी में बना हुआ है, और उसकी वजह से वो स्किन में उसको इरिटेशन हो रही है। नंबर बिल्कुल। 1। दूसरा है ना, और दूसरा क्या हम्म, होता है कि अगर कोई सिक है या कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, साथ साथ फिर खाना भी डिस्टर्ब होगा। उसमें लगेगा कि खाना भी जो है वो बिना टाइम पे हो रहा है, कई बार जो है वो बाहर का खाना ज्यादा हो रहा है, या लेट नाइट ज्यादा हो रहा है, या फिर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उसमें वो सन्निकृष्ट हेतु भी मिल जाते हैं और विपकृष्ट भी मिल गए। तो दोनों को जब हम देखते हैं और उसी लेवल पे अगर आप काम कर देते हैं, मान लो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जाते हैं, तो उसमें अगर आप कोई भी उसके लिए ना मनोवह स्रोतस के लिए कोई भी आप मेडिसिन ऐड कर लीजिए, जैसे भी जो भी आपको पेशेंट का है उसमें आप वो एक सिंपल ऐड कर दीजिए, और साथ में जो है कोई भी आप आम पाचन ऐड किया, या कोई भी जो आपने देखा कि भाई पित्त शामक मुझे ऐड करना है, तो जब आप उसको ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कोई एक्जिमा की या आपने कोई दद्रू की मेडिसिन तो ऐड नहीं की है, लेकिन आपके पेशेंट को रिलीफ बहुत अच्छा आ जाता है। तो उसमें जी जो मैम। है क्योंकि हमने ये सब चीजें चरक में पढ़ी हैं या सुश्रुत में पढ़ी हैं, और फिर जो जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि धुएं को देख के आग का अनुमान लगाना, या फिर जो जो अनुमान प्रमाण का बताया, तो मैडम जब ये सारी चीजें देखते हैं ना तो इसका क्लिनिकल में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए बिल्कुल आपने मैम। जो एक एक पॉइंट बताया है ना मैम, ये बहुत अच्छा बताया है, बहुत ही बढ़िया। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। इसी का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो चांस की बात है, मैं आप लोगों के साथ वैसे भी शेयर करती रहती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था, है ना। वो पेशेंट मैंने अभी उसकी जो बनाई है पीडीएफ, बच्चे ही बनाते हैं, मेरे स्टूडेंट बनाते हैं, वो जो पेशेंट आते हैं। तो अभी वो मेरे पास 1 महीने पहले ही आई थी, 1 डेढ़ महीने पहले आई होगी। उसको वो ये था कि उसको 5 साल का बच्चा था ना, 5 साल पहले उसको सीजरियन बेबी हुआ था। फिर वो ट्राई कर रहे थे पेशेंट लोग, तो वो उनको प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। तो जब वो पेशेंट मेरे पास आई, मेरे नोन हैं, जो कुलीग ही हैं, कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं, तो कई लोग के नोन ही रहते हैं अधिकतर पेशेंट। तो वो मेरे पास उसको जब लेके आए, तो पेशेंट बहुत ही
अलग मूड में थी, जैसे कहते हैं ना सौमनस से गर्भ धारणा हो, तो कहीं ना कहीं वो एकदम जैसे डिप्रेशन टाइप की पेशेंट थी। और उसको ये था कि मुझे शायद मैडम अब एक बच्चा हो चुका है, अब शायद मुझे दूसरा बच्चा नहीं आएगा, लेकिन फैमिली प्रेशर भी होते हैं, और उसका मन था लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा मीन्स उसको ऐसे लग रहा था कि शायद अब वो सेकंड बार मदर नहीं बन पाएगी। तो जैसे एक नॉर्मल बातें होती है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई एक बार हम आपको, क्योंकि हमें हमें जैसे हमने बताया गर्भ संभव सामग्री में हमें काम करना है, तो हमें क्षेत्र देखना होता है, तो हम एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, हम एक एचएसजी कराएंगे, हम बीज के लिए फॉलिकुलर स्टडी कराएंगे, है ना, और हम जनरल जो उसकी रस धातु वगैरह कैसी है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। भाई इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे अब वही युक्ति प्रमाण लगाया तो उसको बोला, तो वो पेशेंट उसकी मुझे इसलिए बहुत बात याद आई कि उसने साफ कहा कि मैडम मैं मर भी जाऊंगी लेकिन मैं एचएसजी नहीं कराऊंगी। तो मैंने कहा इतना डिप्रेस होने की क्या बात है, और एसएसजी में ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो बोली नहीं मैडम उसने मतलब, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, मेरे रेजिडेंट ने भी समझाया, लेकिन वो 20 बार यही बात बोली कि मैडम मुझे बच्चे आए ना आए, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मैं एचएसजी नहीं कराऊंगी। मैं कहा अच्छा ठीक है मत कराओ, हम भी कहते हैं तुम एचएसजी मत कराओ, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसके अलावा सब जांचें वगैरह तुम कराओ। तो पेशेंट जो मेरे पास आई थी तो उसको एक बच्चा मैंने ऐसे बताया कि 5 साल पहले सीजरियन सेक्शन से हुआ था, और वो सेकंड इश्यू के लिए ट्राई भी कर रही थी, कई जगह मेडिसिन से ली भी थी, और मुझे लग रहा है कि और डॉक्टर्स ने भी उसको बोला होगा कि एक बार एचएसजी कर लो, शायद तुम्हारी ट्यूब ब्लॉक हुई होगी, लेकिन वो पेशेंट नहीं मानी। फिर मैंने उसको सिंपल वे में ले जाते, क्योंकि हम लोग भी वही करते हैं जो पेशेंट का मन होता है, जबरदस्ती हम लोग नहीं कर सकते, तो मैंने उसको एकदम सिंपल शतपुष्पा तेल के नशे पे रखा, और उसके साथ में मैंने उसको बताया कि तुम थोड़ा सा हमारे पास रहोगे तो हम मात्रा बस्ती भी करेंगे और उत्तर बस्ती भी करेंगे, और उसकी साइड में ये सारे इन्वेस्टिगेशंस भी मैंने कराए। तो इन्वेस्टिगेशंस में भी बहुत स्पेसिफिक नहीं था, उसका फॉलिकुलर रप्चर बहुत अच्छे से हुआ था, और उसका जो यूएसजी था वो भी बहुत अच्छे से हुआ था। लेकिन वो पेशेंट मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो पेशेंट जिसे कहते हैं कि निगेटिविटी लिए थी बहुत ज्यादा। तो मैंने भी और मेरे रेजिडेंट ने भी, मैंने उनको बोला कि भाई थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लाना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले मानसिक रूप से इसकी चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अभी हम शास्त्र पढ़ ही रहे हैं उसी हिसाब से जैसे होता है कि अंदर क्या है बाहर क्या है ना, एक प्रत्यक्ष और एक जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान है, उस ज्ञान पे भी कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली मन से युक्ति से फोकस होना पड़ता है। तो उसको बहुत अच्छे से बच्चों ने भी समझाया, और फिर उसको किसी तरह हम लोगों ने उत्तर बस्ती के लिए तैयार कर लिया। तो मात्रा बस्ती पहले करते हैं, मात्रा बस्ती के बाद हम लोग उत्तर बस्ती करते हैं। तो उत्तर बस्ती और योनि पूरण, क्योंकि ये विशेष चिकित्सा है, तो ये हमारा एक बना हुआ है रूल है कि अगर हम किसी भी पेशेंट को उत्तर बस्ती करेंगे तो पहले हम उसकी कम से कम 3 मात्रा बस्ती करेंगे। तो इसको हमने फिर मात्रा बस्ती पे रखा, और उसके बाद उत्तर बस्ती की शतपुष्पा तेल से योनि की, और फिर उसके बाद योनि पूरण भी किया, उसमें थोड़ा शतावरी तेल और पूरण तेल मिलाया। और सबसे अच्छी बात यही है कि पेशेंट मेरे पास जो है 10 साल की मैरिड लाइफ थी उसकी, और उसके बाद एक प्रेगनेंसी थी, दूसरे बच्चे की चाहत थी, और शी इज प्रेग्नेंट। वो आज मेरे पास आई तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा काम नहीं मैंने किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम चरक को पढ़ें और चरक के उसको समझें तो ये बहुत ही पेशेंट के फेवर में रहती है। उसकी कोई भी लाइन कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए तो वो आध्यात्मिक रूप से भी, और कहना चाहिए चिकित्सीय रूप से भी, सूत्र स्थान में भी देखिए तो कुछ पॉइंट्स ऐसे वो देते हैं कि कहीं ना कहीं वो पेशेंट की अप्लाइड एस्पेक्ट में एकदम फिट होके बैठता है। तो आज वही आई तो मैंने कहा तुमने एचएसजी नहीं कराई, तो हंसने लगी, बोली मैडम देखिए आपने, मैंने आपसे कह दिया था लेकिन आपने मेरा काम बिना एचएसजी कराए ही कर दिया। मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया, बाबा धनवंतरी जी की आपके ऊपर कृपा रही और आपने हमारी बात जितनी मानी। और उसने एचएसजी नहीं कराई लेकिन उत्तर बस्ती कराई, उत्तर बस्ती भी 2 या 3 बार उसकी हुई, और उसी में उसको नेक्स्ट टाइम पीरियड उसके रुके, और वो आज उसका हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेग्नेंट है वो। और अब जो है यूएसजी वगैरह जब कराएंगे 15 डेज के बाद तो आपसे शेयर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि चरक संहिता क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि बिना चरक संहिता पढ़े शायद अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें उतने सक्सेस नहीं मिलेगी। आज भी जिस दृष्टि से हम लोग चरक संहिता को देखते हैं पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो अप्लाइड एस्पेक्ट है या हमारा जो डायग्नोसिस बनाने की जो क्षमता है वो दुगनी हो जाती है, या वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है चरक संहिता पढ़ने के बाद। तो इसलिए मेरे को लगा कि क्योंकि आज की कंडीशंस भी अभी हम लोग की सब पॉजिटिव नहीं है, हम लोग सब आज एक दुख की घड़ी से निकल रहे हैं, तो मुझे लगा कि हमें इस तरह का थोड़ा सा आज आध्यात्मिक को लेके कंसंट्रेट होके पढ़ना चाहिए।
शायद मुझे तो लगा, तो मैंने पढ़ा, आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग बताइए। अब 12-13 मिनट हम लोग के पास है, इसमें थोड़ा डिस्कशन करिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलिए। मोनिका मैम आप कुछ बोलिए प्लीज। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। मैम बहुत बताइए। ही अच्छा मैम। हमने आपका एक्सपीरियंस है मैम, ये जो था ये काफी थॉट प्रोवोकिंग था कि पेशेंट यूएसजी एचएसजी के लिए नहीं एग्री करा था, लेकिन उसने उत्तरवस्ती कराई कॉन्फिडेंस रख के। जी। सर मैम एक बात पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि आप 3 मात्रावस्ती देते हो, तो फिर वो हाँ पीरियड्स के कौन से डेज से शुरू करते हो आप मात्रावस्ती, और फिर उत्तरवस्ती कौन से डेज से करते हो? एक्चुअली मैम जैसे पेशेंट की सबकी हिस्ट्री थोड़ी अलग अलग होती है। कुछ पेशेंट को तो 3 दिन के बाद ही रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ लोग 4 दिन के बाद, कुछ लोग 5 दिन के बाद, लेकिन आफ्टर सिजेशन ऑफ मेंस ही होता है। आफ्टर सिजेशन ऑफ मेंस। और सेकंड पॉइंट हम रखते हैं कि उसके सारे वायरल मार्कर नॉर्मल होने चाहिए, है ना, क्योंकि DRL, HIV, HbS, AG, HCV सब हम करा लेते हैं और वो सब नॉर्मल होते हैं। तो किसी पेशेंट को हम लोग जैसे जो 3 वाले होते हैं तो उसको हम 4th डे से भी शुरू कर देते हैं, नहीं तो 5th डे से 6th डे से शुरू कर दीजिए। 5th डे, 6th डे, 7th डे कर देंगे तो आप 8th डे भी आप उत्तरवस्ती दे सकते हैं, फिर 9th डे भी दे सकते हैं। अगर ओके। किसी पेशेंट को आपको लगता है कि नहीं इसको 5 दिन तक ही नहीं करना है, सिर्फ 7th डे से करना है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि 7th डे हम एक बार कराते हैं, मतलब दोपहर में कराते हैं, फिर 8th डे हम मॉर्निंग में करा देते हैं, फिर जो है 8th डे इवनिंग में करा के फिर 9th डे हम उत्तरवस्ती कर देते हैं। ओके, मतलब 3 सिटिंग्स दे देते हैं, सुबह शाम करके भी दे सकते हैं। हाँ, अगर जरूरत होती है तो हम्म। कर देते हैं पेशेंट को, क्योंकि मातृवस्ती के लिए बहुत नहीं है ना, किंतु नहीं है कि आप आज करिए या नहीं करिए। मातृवस्ती इसलिए इजी होती है और पेशेंट भी अपना शाम को चला आता है या समटाइम्स वो एडमिट भी हो जाता है कि मुझे उत्तरवस्ती करानी है, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट बेड पे रहेगा तो थोड़ा सा उसकी मनोस्थिति भी रहेगी कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे काम कराना है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि पेशेंट का जो मूड था वो बहुत निगेटिव था और मुझे नहीं लग रहा था हम्म। कि इतनी जल्दी मैं इसमें सक्सेस, मुझे ये तो था कि मैं सक्सेस आ जाएगी, अगर ट्यूब्स भी ब्लॉक होते हैं तो भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये था कि वो उसके मेडिटेशन से, और जैसे चरक ने आज बताया कि हम ऊपर से केवल नहीं देखें, हम अंदर से भी देखें पेशेंट को, थोड़ा सा उसकी मनोस्थिति को भी पढ़ें और उसको बहुत अच्छे से समझाएं। और हम अकेले नहीं करते, हमारी टीम रहती है, टीम को भी हमने इसी तरह से ट्रेन किया हुआ है कि आप कोई भी काम करना चाहें तो पहले 5 मिनट उसको दीजिए, उसको अच्छे से उससे इंटरेक्शन करिए, उसकी बात लीजिए, वो हम तक पहुंचाइए कि वो क्या सोचती है। फिर अगर हम हम्म। प्रोटोकॉल बनाएंगे तो हम अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो बिल्कुल बस इससे मैम। ही काम हो जाता है। जी मैम। नहीं थैंक यू मैम, ये मैम। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपस में होना बहुत एसेंशियल है, और वो जी मैम। डायलॉग से ही होता है। वो मतलब ये नहीं है कि आप आए और करवा लो ट्रीटमेंट, ऐसे नहीं। हाँ, मैकेनिकल आयुर्वेद नहीं। में तो हाँ। मैंने देखा है मैम हम्म, कि इट्स अ वेरी हम्म, बिग पोर्शन हमारा। यूजुअली एक पेशेंट का कंसल्टेशन हमारा 30 मिनट्स to 45 मिनट्स भी लास्ट कर जाता है जब फर्स्ट टाइम पेशेंट होता आता है। है, जी क्योंकि जी उसमें एक जी। कंपोनेंट होता है कि एक तो हिस्ट्री टेकिंग हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, और उसके जी बाद उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि काउंसलिंग करके आप पेशेंट को बेसिकली समझाते हो कि क्यों मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है। थोड़ा सा मैम मेडिसिन की बिटरनेस और एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट रिजीम देके ना पेशेंट जी। थोड़ा सा घबराता है। कई पेशेंट्स का तो ये कंप्लेंट भी होता है कि खाना कब खाएं, कि हम दवाई लेते जा रहे हैं तीनों टाइम और हाँ 15 मिनट के बिल्कुल। गैप पे, और ये तो बिल्कुल खाना कब खाएं। तो लेकिन अगर पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर वो ऐसी कंप्लेंट्स नहीं करता, और वो नहीं फुल करता। डेडिकेट होके करता है और रिजल्ट भी मिलता है। बिल्कुल मैम, अगर पेशेंट को जी मैम। विश्वास हो गया, पेशेंट अपना ट्रस्टी है कि हाँ नहीं मुझे यहीं ठीक होना है और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर वो रेस्पॉन्स उसको पता नहीं कहाँ से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये पक्का है कि उसको मिलता है। जी। एक पेशेंट ऐसे ही थी मेरे पास, शीतल करके, उसकी भी मैं आपको अभी देती हूँ, ग्रुप में डालती हूँ। वो समझ जी। लीजिए मैम ऐसी पेशेंट थी कि उसको, जब एजेड है पेशेंट, 40 के आसपास है, उसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि उसको आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब जैसे मेंस के 15 दिन के बाद से वो कहती थी कि मैं बिस्तर में लेट जाती थी, क्योंकि जब भी उसकी हम्म। वो सिक्रेटरी फेज स्टार्ट होती थी उसको लोअर एब्डोमेन में इतना कंजेशन हो जाता था कि उसको टॉयलेट जाना, लेटरिन जाना भी दूभर हो जाता था, वो उठ नहीं पाती थी। और जब उसको पेन शुरू होते थे, मेंस्ट्रुएशन शुरू होता था, तो ऐसे पेन शुरू होते थे कि वो कहती थी कि मैडम मुझे लगता था कि अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। और फिर हम्म। मेरे पास आई तो उसने मेरे को लगभग, मुझे लग रहा है 1.5 साल हो गया, ट्रीटमेंट लगातार ले रही थी वो मेरे से। और मैं उसकी पुरानी फाइंडिंग, नई फाइंडिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी वो कल मेरी ओपीडी में थी, बाप रे बाप, वो मतलब मैम इतनी अच्छी स्कॉल, मतलब अच्छे लोग हैं, बहुत ही लर्नेड लोग हैं, और लोग भी उनसे कहते थे कहाँ आयुर्वेद में पढ़े हो, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो कल आके इतना पॉजिटिव थी कि मैडम मुझे तो मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि अब मेरा कब पीरियड आता है,
कम मुझे प्रॉब्लम जो है होती है, वो मैं पुराने दिन जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि कितने कठिन दौर से मैं पहले आपके पास क्यों नहीं आ पाई, और वो एकदम अब नॉर्मल हो गई है। और उसकी फाइंडिंग्स के साथ मैं आपके साथ वो जो मैं पीडीएफ बना लेती हूँ, मेरे साथ ये है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन कर लेती हूँ पेशेंट का, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, हैंड्स है, तो मैं अब ये शेयर करती जी हूँ मैम। ग्रुप में। इतना इतना गजब की फाइंडिंग भी है, यूएसजी फाइंडिंग भी बता रही है कि जो उसकी पुरानी पैथोलॉजी थी वो एकदम नॉर्मल आ गई है। तो ये तो मैम सब इसमें आपको क्या कुछ मतलब जैसे यूजुअली मैंने देखा कि जो पेशेंट्स जैसे पेन में आते हैं, या जैसे अभी आपने बताया कि मिड वो पीरियड उसको सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, जी तो उस तरह से उसको था। तो मैम इसमें अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कहीं न कहीं वात का विपर्य मिलता है ना? और प्रतिलोम गति मिलती है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलेगी, तो ऐसा इस पेशेंट में मैम क्या फाइंडिंग थी? क्या हेतु क्या मिला इस एक्चुअली पेशेंट में इस मैडम, तरह हाँ से? जैसे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मैडम क्या है ना कहीं देखिए दो तरह के पेशेंट मिलते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें लीजन मिलता है, ऑर्गेनिक लीजन मिलता है। जैसे ये जो केस था मेरे पास, जी ये मैम। मतलब इसकी एज 45 की थी, और मैं इसका देखिए शेयर करूंगी अभी आपको। 22 अप्रैल 21 की मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी जो कराई थी, मैंने कहा था पेशेंट मेरा पुराना चल रहा है। 22 अप्रैल 21 की थी, तो इसको था जो इसकी फाइंडिंग थी वो लेफ्ट ओवेरियन कॉम्प्लेक्स सिस्ट था, जो कि उन्होंने बोला था कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। और इसमें जो है मिनिमल फ्लूइड जो बताया था वो पेल्विस में बताया था इन्होंने, ठीक है। तो अब थर्टी जी मैम। सिक्स इंटू फोर्टी थ्री बहुत अच्छा साइज हो जाता है। तो लेफ्ट ओवरी जो है वो हुँ। कॉम्प्लेक्स 36 इंटू 43 का इसका साइज था। और फिर एक बार इसका जो अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ था उससे पहले 30/11/22 में भी, नवंबर में भी आया। तो नवंबर में जो इसकी फाइंडिंग आई वो ये आई थी, पहली पहली रिपोर्ट शायद यही है कि बाइलेटरल कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट था उसको, लाइकली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। और दोनों का जो साइज था वो लेफ्ट ओवरी जो था वो 30 इंटू 33 मतलब वॉल्यूम जो 16 जो है सीसी का था। और जो राइट ओवरी थी वो भी ऐसे ही थी, 38 इंटू 44, और उसका वॉल्यूम भी 32 था। मतलब दोनों में जी। बाई कॉम्प्लेक्स था। और पेशेंट जो थी वो अब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि डायग्नोसिस तो उन लोगों की बनती है, रिपोर्ट्स तो वो सब जगह करा के ही आती हैं, लेकिन जी। तो यही बोलते हैं ना कि आप ऑपरेट करा लो, है ना, इसमें ऑपरेट करा लो, आपको कुछ नहीं होगा, इससे कोई जी। आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास वो आई, किसी के भी थ्रू आई होगी, जो भी होता है। हम लोग कहते हैं कि मेरा लक था कि तुम मेरे पास आई हो, मुझे काम करने का मौका दिया। तो फिर मैंने उसको, जैसे मैं जनरल आपको बताती हूँ कि मैंने उसको हल्का सा विरेचन शुरू करती हूँ। मैं नित्य विरेचन पे पेशेंट को ज्यादा रखती हूँ, तो मैंने इसको निशोध चूर्ण दिया था, और साथ में मैंने इसको हुँ। आरंगवत दिया और पंचतीर्थ घृत दिया था। और साथ में फिर मैंने अनुपान की तरफ से थोड़ा सा कालमेघासव दिया था। और फिर वही जैसे हम लोग चलाते हैं, थोड़ा लेखन द्रव्य का भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया था। क्रव्याद्रस दिया, कुबेराक्षादी दिया, वरुणादि दिया। फिर जो हम देते हैं ना पाठाकट अक्षुर और त्रिकटु का मैंने एक मिश्रण दिया। अनुपान यहाँ पे थोड़ा वरुणादि पटोल का दिया। फिर एक और लेखन द्रव्य की पुड़िया बनाई, पाठा अक्षुर त्रिकटु के साथ ही मिला दिया था। शिला सिंदूर, ताम्र, काशीश को पेरू मैं दे रही हूँ, आप लोग को दे रही हूँ, सब लोग पढ़ो। हुँ, हुँ। तो और उसका जी। रेस्पॉन्स आप देखिएगा। वो जो अब वो कल जो यूएसजी लेके आई थी पेशेंट मेरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसी पेशेंट की यूएसजी है। मतलब हुँ, एकदम हुँ, सब हुँ। कुछ एंडोमेट्रिक सिस्ट वगैरह सब एकदम रिजॉल्व हो चुके हैं दोनों जी, पहले। जी। हाँ पहले दोनों था, पहले सिंगल सिंगल हुआ, पहले एक ओवरी का हुआ, फिर दूसरी ओवरी का हुआ। और कल वो पेशेंट आई तो वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैडम क्या गजब आप लोग करते हो ट्रीटमेंट में, इतना गजब का ट्रीटमेंट आपने मेरे को दिया। मैंने कहा तुमने विश्वास किया इसलिए तुमको असर आया, तुम विश्वास नहीं करती तो असर नहीं आता भाई। पेशेंट 2 बिल्कुल, साल से बिल्कुल मैम। ट्रीटमेंट ले रही है, और प्लानिंग और दाल। जी, हुँ, हुँ। जी तो मैम। उसको मैम रेस्पॉन्स मिला था। एंडोमेट्रियोसिस को भी अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो उसमें यही बताया जाता है ना कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर विपरीत दिशा में चला जाए और वो सेल्स जो हैं वो अंदर जाके ग्रो कर जाएं, तो वो फिर एंडोमेट्रियोसिस को इट गिव्स राइज टू एंडोमेट्रियोसिस, है ना? यही उसका बेसिकली अपान सही है, अपान वायु निदान। है, वैगुण्यता मिली, और फिर खा वैगुण्य मिला तो वहां पे दोष एकत्रित हुए, और ग्रोथ हो गई। अब उस ग्रोथ को हमें कैसे कैसे कहीं ना कहीं उस ग्रोथ में लेखन कर्म करना है, मीन्स शोधन शोधन करना है। और शोधन शोधन जी शोधन मैम। करके हमें उसको वो करना है। तो यही हाँ सब बिल्कुल काम मैम, है। आपने वही वातानुलोमन करवाया और साथ जी, में लेखन करवाया उसका, लेखन है ना? करवाया। तो हाँ ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा इसमें। जी जी मैम। जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। आपका तो केस स्टडीज एकदम अपने आप में ही यूनिक होती हैं और हमें बहुत कुछ सिंपल सी, सीखने को मिलता है। सिंपल है, कोशिश करते हैं मैडम, और यही चाहते हैं कि सब लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए हम शेयर करते रहते हैं। और सब यहीं से सीखा है, आप ही लोगों से सीखा है, आप ही लोगों से अरे सीखा नहीं है, मैम। फिर मिलता है तो अच्छा लगता है। जी मैम। तो टाइम आप हो ऐसे ही गया है। करते रहे मैम और हमसे शेयर करते रहे मैम। बहुत बस बढ़िया। थैंक यू मैम।
वंदना मैम कुछ बोलिए, तो 1 सेकंड के लिए भी बंद करते हैं। वंदना मैम आई है आज हमारी। जी वंदना जी मैम। मैम जी मैम। एंडोमेट्रियोसिस का तो बहुत साल पहले की बात है। जी 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 एडियोपैथिक बोल देते हैं वो लोग कि जी इसका जो रीजन है वो नहीं बता सकते, एडियोपैथिक बोलते हैं हमारे यहाँ। जो हाँ ये कॉन्सेप्ट लेके बताते हैं कि प्रतिलोम गति की वजह से हो गया। और जी तो इसका ट्रीटमेंट है, मतलब इनफैक्ट मुझे एंडोमेट्रियोसिस था अच्छा और अच्छा मेरी अच्छा। सिस्टर जो है वो जोधपुर में थी और जी जी उनका मेरे जो एडिशंस थे 2 बार उसका लाइसिस करा उन्होंने लेप्रोस्कोपी से, और जी उस सॉल्व नहीं हो रहा था उस समय। मैं बहुत पुरानी बात है ये। जी और बॉम्बे से उनके लेप्रोस्कोपिक सर्जन आए थे, फॉक्सी के बहुत जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन थे जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जी 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 उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था उसका। जी मैंने आयुर्वेदा पढ़ा था, बट पहले आपने माइंडसेट देखा हुआ था कि वी वर मोर इनटू मॉडर्न चिकित्सा। हम खुद भी लेते थे जी और जी ले भी जी लेते थे। तो उसके बाद फिर जी जब जी ये 2-3 यू टर्न आए, जब मैं आयुर्वेदा की तरफ मुड़ी और ये पूरा जी एंडोमेट्रियोसिस विद चॉकलेट सिस्ट, मैंने जी आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट से पूरा फिर मैंने टर्न लेके पूरा ये ठीक किया। वाह शोधन वाह। शोधन हुआ, Congratulations। सारे सिस्ट खत्म हुए और उसके बाद मुझे फिर वो पेन वगैरह सब फिनिश हुआ। तो मैम बहुत अच्छा। मतलब नो डाउट जब आप अपने वैद्यों के जीवन में कभी कभी ऐसे ऐसे टर्न्स आते हैं कि वो फिर इंक्लाइन होते हैं और फिर उसके बाद पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। तो और आपकी बात ही क्या बताऊं, अभी जो मैंने 3 केस लिए हैं एजोस्पर्मिया के, और जी जी वो आप ही की देखरेख में आगे चलेंगे। और अभी बिल्कुल शोधन, अच्छा होगा। हाँ जी मैम। अच्छा, आप बहुत मेहनत करते हो मैम, बहुत अच्छे से करते हो। होगा, अच्छा होगा। तो वही, बस। हाँ, आप तो मतलब हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है मैम, और थैंक यू मैम। हमेशा बस रेडी थोड़ी रहती हैं। थोड़ी थैंक सी यू। कोशिश करते रहना चाहिए, बस मेरा यही मानना है। थोड़ी कोशिश करते रहना चाहिए और हमें किसी ना किसी के काम आते रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, अगर वैद्य बने हैं तो जनमानस की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जी जी मैम। सभी लोग थैंक को यू। नमस्कार। बंद करें मैम? जी थैंक यू। थैंक यू मैम, सभी लोग को बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच मैम। मैम आप में मैम, ना हमें वो प्रेमवती तिवारी मैम की झलक देखने को मिलती है। अरे मैम, वो क्योंकि मैम बहुत ऊंची। मैम तो बहुत ही बता रहे ना, आप मिले नहीं ना, मिल लेते। आप तो बहुत गजब थी मैम की पर्सनैलिटी, और मैम ने बहुत, मैम अभी मैम अगर के उनके बारे में शिष्य सुन ऐसे रही हैं तो वो कैसी होंगी, बस ये तो हम थी। अंदाजा ही लगा सकते हैं मैम अब। बात मैम तो बहुत याद आती है, लेकिन सच में बहुत याद आती है। लगता है अभी भी पीछे खड़े होकर हमको समझाती है कि ऐसे करना है इसमें, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सब उनकी नजम ब्लेसिंग्स क्या आपके है। साथ हैं। जी जी। सब बिल्कुल लोग को मैम। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।